हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं। तो आज का अध्याय है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के लिए। कोर्स बी की हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है संचयन भाग 2। और इस संचयन भाग 2 में हमारा तीसरा और आखिरी अध्याय है टोपी शुक्ला। तो इसके हम लेकर आए हैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इसने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस भी उतने ही अच्छे बनेंगे। ये जो बुक है, इस बुक से हमारे पास में मोस्टली जो है वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन के लिए हम आपके पास लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इसी अध्याय से कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाल कर हम लेकर आए हैं जो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझाएंगे और आप अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है कुछ रिलेटेड ये ऐसे क्वेश्चंस रहें जो आपसे एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ़न के पूर्वजों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। टोपी शुक्ला का जो एकदम करीबी फ्रेंड था इफ़न, उसका आपको यहाँ पर पूर्वजों का परिचय देना है। इफ़न के दादा परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। वे काफिरों के देश में पैदा हुए और काफिरों के देश में मरे। वे ये वसीयत करके मरे कि लाश करबला के ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह पढ़कर इफ़न का बाप हुआ। इसके बाद इफ़न और अन्य सदस्यों के रूप में यह परिवार भारत का होकर रह गया। तो ये थे उसके पूर्वज जो कि मौलवी हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, लखनऊ आकर भी इफ़न की दादी की एक विशिष्ट पहचान बनी हुई थी, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा क्यों था कि उनकी एक पहचान अलग से बनी हुई थी? क्या था ये? इफ़न की दादी लखनऊ के पूरब की रहने वाली थी। वे जमींदार की बेटी थी जो विवाह के बाद अपनी ससुराल लखनऊ आ गई। वे यहाँ भी पूर्वी बोलती थी। वे हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मेल जोल का जीता जागता नमूना थी। वे रोज़ा नमाज की पाबंद थी। परंतु इकलौते बेटे को जब चेचक निकली तो उन्होंने प्रार्थना की, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। वे सदा मायके की ही भाषा बोलती थी। तो मतलब एक मुसलमान स्त्री होते हुए भी जब उनको चेचक निकली तो उन्होंने, जैसे उस समय माना जाता था कि माता निकलती हैं, तो उनको उनके मंदिर जाकर उन्होंने इस चीज़ के लिए गुहार करी कि आप मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के करीब आने पर इफ़न की दादी को क्या क्या याद आया? सिर्फ एक चीज़ याद आई, वो था उनका मायका, और मायके से जुड़ी हर एक चीज़ उनको याद आती थी। मृत्यु के करीब आने पर इफ़न की दादी को अपना घर याद आता था, यानी कि उनका मायका। इफ़न की दादी टोपी को अपने ही परिवार के सदस्यों के उपहास से किस तरह बचाती थी? तो उनका जो पूरा परिवार था, यानी कि जो उनकी बहू थी, नातिन थी, यानी कि इफ़न की मम्मी और उनकी बहन, उनसे उपहास से किस तरह बचाया करती थी। टोपी जब इफ़न के घर जाता तो वह इफ़न की दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था। वह इफ़न की अम्मी और उसकी बाजी के पास न जाता था। बाजी मतलब बहन। वो दोनों प्रायः टोपी को उसकी बोली के लिए छेड़ती और हंसती थी। जब बात बढ़ने लगती तो दादी ही बीच बचाव करती और कहती, तू उधर जाता ही क्यों है? इस तरह वे टोपी को अपने परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए उपहास से टोपी को बचाती थी। तो यहाँ पर दोनों की भाषा में अंतर होने की वजह से जो है उसका उपहास उड़ता था। तो दादी जो है वो टोपी को बहुत प्यार करती थी और टोपी भी दादी को बहुत प्रेम करता था। तो दादी इसी के तहत जो है उसे कभी किसी के उपहास का पात्र नहीं बनने देती थी। अगला प्रश्न है, टोपी के पिता को भी यह पसंद नहीं था कि टोपी इफ़न से दोस्ती रखे, पर उन्होंने इसका फ़ायदा कैसे उठाया? किस तरह उठाया फ़ायदा? देखिए, टोपी के पिता और घर के अन्य सदस्यों को बिल्कुल भी यह पसंद नहीं था कि टोपी किसी मुसलमान के लड़के से दोस्ती करे या उसके घर आए जाए। पर टोपी की जाति धर्म से क्या लेना देना था? भाई, बच्चों को कभी भी इस चीज़ से मतलब नहीं होता। टोबी के पिता ने जैसे ही जाना कि इफ़न के पिता कलेक्टर हैं तो उन्होंने अपने क्रोध को दबाया और तीसरे दिन ही दुकान के लिए कपड़े और चीनी का परमिट ले आए।
तो यानी कि उस समय ना ये सारी चीज़ें परमिट से बिका करती थी, उनकी दुकान थी। अब दुकान में ये दोनों चीज़ें बेचने का परमिट नहीं बन रहा था, तो उन्हें जैसे ही पता चला कि इफ़न के पिताजी कलेक्टर हैं, तो वो टोपी का रेफरेंस लेके उनके पास पहुंच गए और उन्हें जो है वो बहुत आसानी से वो परमिट मिल गया जो उन्हें मिल नहीं रहा था। टोपी एक दिन के लिए ही सही अपने बड़े भाई मुन्नी बाबू से क्यों बड़ा होना चाहता था? आखिर मुन्नी बाबू ने ऐसा क्या किया था कि वो उनसे बड़ा हो जाना चाहता था? इरफान से दोस्ती करने के कारण जब टोपी की पिटाई हो रही थी, तभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू ने दादी से शिकायत करते हुए कहा था कि यह टोपी एक दिन रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खा रहा था। तो टोपी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह कबाब को हाथ तक नहीं लगाता। कबाब तो स्वयं मुन्नी बाबू ने खाया था और यह बात घर न बताने के लिए उसे इकन्नी रिश्वत में दी थी। मतलब मुन्नी बाबू ने जो काम किया था उसका सारा दोषारोपण उन्होंने टोपी पर कर दिया था, इसलिए टोपी को बहुत गुस्सा आया था। इसके मज़ा चखाने के लिए टोपी मुन्नी बाबू से बड़ा होना चाहता था, क्योंकि मुन्नी बाबू उससे बड़े थे तो वो उनका कुछ ज़्यादा बिगाड़ ना पाता। इस कारण से वो टोपी मुन्नी बाबू से बड़ा होना चाहता था कि ताकि इस झूठ के लिए वो उनको मज़ा चखा सके। प्रेम जाति और उम्र का बंधन नहीं मानता, स्पष्ट कीजिए। बात सही है। इरफान और टोपी की दोस्ती जहाँ ये बताती है कि जो है वो किसी भी तरह की जाति को नहीं मानता, वहीं टोपी और इरफान की दादी का जो रिश्ता है वो उनके उम्र के गैप को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है प्रेम ये भी दिखाता है कि वो उम्र को भी नहीं देखता है। टोपी और इरफान की दादी में घनिष्ठ प्रेम था। टोपी कट्टर हिंदूवादी ब्राह्मण परिवार का था, तो इरफान की दादी पक्का रोज़ा नमाजी रखने वाली। यह भेद भी इन दोनों को एक दूसरे के प्रेम करने से न रोक सका। एक और टोपी 8 साल का था तो इरफान की दादी 72 की थी। इस 72 मतलब 72 की। इस पर दोनों ने एक दूसरे को अपना समझा और प्रेम के अटूट बंधन में बंधे। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेम जाति और उम्र का बंधन नहीं स्वीकारता है। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर बताइए कि टोपी को किन किन से अपनापन मिला। क्या आज के समय में भी ऐसा अपनेपन की प्राप्ति संभव है? तो टोपी को अपना घर छोड़कर बाहर जो जिन लोगों से मिला उनमें थी इरफान और इरफान की दादी। घर में उनकी 2 नौकरानी थी जिसे अपनापन मिला। घर के और सदस्यों के पास इतना समय ही नहीं था कि वो टोपी की बातों को समझ पाते या उनको समय दे पाते। टोपी शुक्ला पाठ से पता चलता है कि टोपी को अपने मित्र इरफान और उसकी दादी और घर की नौकरानी सीता से अपनापन मिलता है। टोपी और इरफान सहपाठी हैं जो समवयस्क हैं और इतने निकट आ जाते हैं कि उन्हें अपनापन मिलने लगता है। इसी प्रकार इरफान की दादी और सीता ही इरफान के दुख को समझती हैं और अपनत्व भरा व्यवहार करती हैं। हाँ, आज के समय में भी ऐसे अपनेपन की प्राप्ति संभव है, क्योंकि अपनेपन की राह में जाति, धर्म और उम्र आड़े नहीं आते हैं। यह 2 लोगों के सोच, विचार और व्यवहार पर निर्भर करता है। तो देखिए, किसी से प्रेम मिलेगा तो इसमें उम्र का कोई भी वो नहीं होता, जाति का नहीं होता, क्योंकि बस ये होते हैं कि हमारे विचार मिलने चाहिए। विचार मिले तो सारी चीज़ें ही शायद संभव हो जाती हैं। आप किसी भी उम्र के हों, कोई भी जाति हो, आपको उस व्यक्ति से प्रेम और सद्भावना हो ही जाती है। अगला प्रश्न है, किन बातों से पता चलता है कि टोपी को इरफान की दादी बहुत प्रिय थी? जब इरफान की दादी मरी थी तो उसने कहा था कि तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो क्या अच्छा होता। इससे ये पता चलता है कि वो इरफान की दादी को बहुत प्रेम करता था। टोपी जब भी इरफान के घर जाता था तो उसकी दादी के पास ही बैठता। वह दादी की पूर्वी को सुनकर खुश होता था, यानी कि वो पूर्वी बोली बोलती थी तो उनसे वो बहुत खुश होता था। दादी उनके दुख और उसकी भावनाओं को समझती थी। इरफान की अम्मी और बाजी जब टोपी की हंसी उड़ाती तो दादी बीच बचाव कर उसे अपने पास बुला लेती थी। वे टोपी को कहानियां सुनाते हुए खुश रखती। उनके मरने की खबर सुनकर टोपी उदास हो जाता है और रोता है। इन बातों से पता चलता है कि टोपी को इरफान की दादी बहुत प्रिय है, क्योंकि जो प्यार उसे अपने घर में नहीं मिल पाता था वो उसे दादी से मिलता था, इसलिए उसको दादी बहुत ज़्यादा प्रिय थी। तो उनके जाने से उनको बहुत दुख भी होता है और साथ में बहुत एक बार वो इरफान से बोलता भी है कि मेरी दादी की जगह तुम्हारी दादी चली गई होती तो ज़्यादा होता, अच्छा होता। तो इससे ये पता चलता है कि वो इरफान की दादी से बहुत प्यार करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। अब हमारे लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो गए, अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर आ गए, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस पे। प्रश्न क्या देख रहा है? प्रेम मानवीय रिश्तों की बुनियाद है, इसमें ये उभरने वाले जीवन मूल्यों को टोपी शुक्ला पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। टोपी शुक्ला नामक पाठ से ज्ञात होता है कि टोपी के घर में उसकी दादी, उसके माता पिता के अलावा एक बड़ा और एक छोटा भाई भी था। उसके घर में काम करने वाली सीता और केतकी नामक दो नौकरानियां हैं, पर टोपी के लिए इस घर में कोई प्रेम नहीं है। टोपी को यह प्रेम अपने मित्र इफ़न, उसकी दादी और अपने घर की नौकरानी सीता से मिलता है। ठीक है, घर वालों से नहीं मिला तो, लेकिन उसे नौकरानी से ही मिल गया, तो वो उसी के करीब हो जाता है। इस प्रेम के कारण जाति, धर्म, उम्र, पद, मालिक, नौकरानी का भेद नहीं आने पाता है। प्रेम के अभाव में वह अपने घर वालों से रिश्ता नहीं बना पाता, जबकि जहाँ यहाँ उसे प्रेम मिलता है वहाँ नए रिश्ते बन जाते हैं। टोपी का अपने परिवार के सदस्यों से खून का रिश्ता है, पर वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ रिश्ता नहीं वहाँ प्रेम के कारण नए रिश्तों का आगमन हो जाता है। इस प्रकार निसंदेह कहा जाता है सकता है कि प्रेम मानवीय रिश्तों की बुनियाद है। मतलब जहाँ हमें अपनापन और प्रेम मिलेगा, इंसान उसी तरफ आकर्षित हो जाता है, उसी तरफ चला जाता है। दूसरा प्रश्न है, टोपी और इफ़न की दादी ई के उस प्रेममयी आत्मीय संबंध का वर्णन कीजिए जिसके कारण टोपी ने इफ़न से कहा, तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। यानी कि वो दादी से इतना प्रेम करता था कि उसकी जगह वो अपनी दादी को भी चले जाने की कामना करता है। टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग जाति धर्म से संबंध रखती थी, पर उसमें इतना गहरा प्रेम और आत्मीय भाव था कि जाति धर्म का बंधन इसके आगे कहीं ठहर न सका। दोनों ही एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे। टोपी और दादी के संबंध को इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घरवाले ना समझ पाए। यानी कि टोपी के घरवाले नहीं समझ पा रहे थे, तो उनकी दादी के अगर हस्बैंड यानी कि दादाजी जिंदा होते तो शायद वो भी इसको उतना ना समझ पाते। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे, दोनों ने एक दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। यानी कि दोनों के बड़े बड़े घर थे, सब कुछ था, लेकिन तब भी अपने घरों में वे अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। इसी प्रेममयी आत्मीय संबंध के कारण टोपी ने कहा, तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। क्योंकि उसका अकेलापन खत्म करने वाली जो उसकी दादी थी, जो प्रेम उसे अपनी माँ और दादी से मिलना चाहिए था वो इफ़न की दादी से मिल रहा था। जो ममता उसे वहाँ से मिलनी चाहिए थी वो इफ़न की दादी से मिल रही थी। तो अब वही चली गई, तो इससे मतलब उसके जाने से उसका संसार अधूरा हो गया था, इसलिए वो इतना दुखी था और उसने इतनी बड़ी बात कही। तीसरा प्रश्न है, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, वो उसी के बन के रह जाते हैं जिनसे उन्हें प्यार मिलता है। इससे आप कितना सहमत हैं? इफ़न और उसकी दादी के संबंधों के आलोक में स्पष्ट कीजिए। इफ़न के परिवार में उसकी दादी, उसके अब्बू अम्मी और दो बहनें थीं। इफ़न को अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुसरत से भी प्यार था ही, परंतु दादी से वो ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी, बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुसरत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनारपरी, बाहरा बुर्ज, अमीर हजमा, गुलबा वकली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियां सुनाया करती थी। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं और उसी के होकर रह जाते हैं जिनसे उन्हें प्यार मिलता है। तो प्रेम और अपनापन बच्चों को चाहिए होता है, चाहे वो टीचर से मिले, चाहे माँ बाप से मिले, चाहे बाहर किसी से मिले, वो उसी के हो जाते हैं। इसीलिए उनकी ज़रूरत अगर घर में पूरी हो तो शायद वो बाहर न जाए। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चों को अपने माता पिता के पद और हैसियत का कुछ ज़्यादा ही घमंड हो जाता है। इसका मानवीय संबंधों पर क्या असर पड़ता है? इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? टोपी शुक्ला पाठ के आलोक में लिखिए। तो टोपी के दोस्त इफ़न का जब ट्रांसफ़र हो गया तो नए कलेक्टर जो आए उनके 3 बच्चे थे और उन तीनों बच्चों को
कलेक्टर के बच्चे होने का, पद की जो अहमियत थी उसका बहुत घमंड था, और इसी वजह से जब टोपी उनके घर जाता है तो उसके साथ वो लोग बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। इफन के पिता कलेक्टर थे। उनका तबादला हो जाने के बाद उनके स्थान पर नए कलेक्टर हरनाम सिंह आए। वे उसी बंगले में रहने लगे जिसमें इफन का परिवार रहता था। जब इफन को याद करके टोपी उस बंगले में पहुंचा तो चौकीदार ने उसे अंदर जाने दिया, क्योंकि चौकीदार जानता था कि ये बच्चा यहाँ आता जाता रहता है, तो उसे जाने दिया। वहां नए कलेक्टर के तीनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने टोपी से अभद्रता से बातचीत ही नहीं की बल्कि मारपीट भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने टोपी पर अपना एल्सेशियन कुत्ता भी छोड़ दिया, जिसके कारण टोपी को 7 सुइयां लगवानी पड़ी। ऐसा उन्होंने अपने कलेक्टर पिता के पद और हैसियत के घमंड में किया। भाई टोपी वो उसके साथ वहां पर सिर्फ दोस्ती करने के लिए आया था, लेकिन वो बच्चे बहुत घमंडी थे, इसलिए उन्होंने दोस्ती करना उचित नहीं समझा और उन्होंने इतनी अभद्रता की। मानवीय संबंधों पर इसका यह असर होता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति और बढ़ते घमंड को रोकने के लिए बच्चों को प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, पारस्परिक सद्भाव, सभी को सम्मान समझने की भावना, त्याग जैसे मानवीय मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए तथा इन मूल्यों को बनाए रखते हुए उनके सामने अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि बड़ों को के अंदर भी अगर अच्छे व्यवहार हैं तो उनके अंदर भी, बच्चों के अंदर भी वो चीज़ आएगी। इस तरीके से ये पार्ट हमने यहाँ ख़त्म किया। आई थिंक आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये तो हमारी संचयन बुक के सभी प्रश्न उत्तर मैंने कर लिए, लेकिन अभी हमारा और भी चैप्टर हैं जिनके क्वेश्चंस मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाली हूँ। मिलते हैं अगली बार, अगली वीडियो में फिर से एक नए चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।